पश्चिम भारतातील कच्छ रण उत्सव, जैविक विविधता, वाळवंट या सर्वांसाठीच पर्यटकांमध्ये आकर्षण ठरत आहे. पण बदलते हवामान, औद्योगिकरण, आपली बदलत जाणारी मानसिकता रणच्या नैसर्गिक संपत्तीवर आघात करत आहे. कच्छ पर्यावरणासाठी संशोधन व विकास सातत्याने करत असणारे श्री जुगल किशोर तिवारी आहेत आजचे आपले पाहुणे. भारतात तिवारीजींनी प्रथमच रॉक स्पॅरो या पक्ष्याची नोंद केली. तिवारीजी अभ्यासू लेखक व संशोधक आहेतच आणि शिवाय सीडो होमस्टे या अंतर्गत ते नखत्राणामध्ये आपलं आदरातिथ्य करतात आणि शिवाय आपल्याला एक नवीन दृष्टिकोन देतात कच्छबद्दल. त्यांचं आपल्या या प्लॅटफॉर्मवर मनपूर्वक स्वागत. आजची ही मुलाखत आपण तिवारीजींबरोबर हिंदीमध्ये साधत आहोत. नमस्कार जुगल किशोर जी, स्वच्छंद के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे कच्छ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी पाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगी कि आप नखत्राने में कैसे पले बढ़े और आपने आपका बचपन वहाँ पे कैसे गुजारा? मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से राजस्थान से 1987 में की। उसके बाद 1990 में 89 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ज्वाइन किया एज ए फील्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, और एक साल मध्य प्रदेश और कश्मीर काम करने के बाद में 3 जनवरी 1990 से कच्छ में काम करने लगे। बर्ड माइग्रेशन स्टडी प्रोजेक्ट एंड ग्रासलैंड इकोलॉजी प्रोजेक्ट BNHS के ये 2 प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। हमें मेरा जन्म राजस्थान का मारवाड़ का जोधपुर ज़िले में है और वहीं मेरा शिक्षण भी हुआ। और कच्छ ज़िले में तो मैं BNHS के साथ, जैसा मैंने बताया, एज ए फील्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक की पोस्ट पे आया था मैं, और तब से कच्छ बहुत पसंद आया और यहीं पे रह के काम करने का निश्चय किया। हमारा BNHS का फील्ड स्टेशन फुलाई छारी में था, छारी डैम के पास आया हुआ है, और क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया है तो BNHS ने डिसाइड किया कि मोटी वीरानी गांव में भी एक मकान किराए पे रखेंगे, जिसको हम लोग हमारा ऑफिशियल वर्क के लिए या जो है ना सिटी से कनेक्ट रहने के लिए, तो मोटी वीरानी में हमने एक मकान रखा था। इस वजह से ये गांव हमने पसंद किया। भारत को छोड़ आप विविध देशों में इसी क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, तो आप उस बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सन 2000 से लेके 2000 मतलब 4 साल मैंने अब्रॉड काम किया, जिसमें 3 साल तो एरिट्रिया नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में मैं इकोलॉजिस्ट था। एक अमेरिकन प्रोजेक्ट था सी वाटर फाउंडेशन, समुद्र के अनट्रीटेड सी वाटर से किस तरह से आप वर्ल्ड को एक बेटर लिविंग प्लेस बना सकते हैं, और फूड प्रोडक्शन, बर्ड कंजर्वेशन, इको रिस्टोरेशन, मैंग्रोव प्लांटेशन, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वर्क थे। 3 साल एरिट्रिया था और कुछ महीने मैक्सिको और अरिजोना भी रहा। इस तरह से 4 साल मैंने काम किया और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 13-14 देशों के लोग एक्सपेट्रिएट्स काम करते थे, और वहाँ पर मुझे किस तरह से खारी ज़मीनों को सुधारा जा सकता है, सेलाइन लैंड को हेलोफाइट से, साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन से आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं सेलाइन लैंड को, ये सीखने को बहुत अच्छा मिला। मैंग्रोव फॉरेस्टेशन भी मिला सीखने को। तो जुगल जी, हमारे देश और विभिन्न देशों के कार्य प्रणाली में आपने किस तरह का डिफरेंस देखा या किस तरह की भिन्नता देखी? वहाँ भी डेजर्ट में ही काम किया, यहाँ भी डेजर्ट एरिया है। हाँ, वहाँ पर काम का इतना ज़रूर था कि जो आप काम करते हैं उसका सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे थे, और नेचुरली जब आप देश से दूर होते हो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो, लेकिन बहुत सारा गेन भी होता है। और आज जो कुछ भी काम कर पा रहे हैं वो विदेश में काम करने की वजह से ही, इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स मिले उसी वजह से हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रगल बहुत होता है, यही एक फ़र्क है। और सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिली वहाँ पर, क्योंकि बहुत अनुभवी लोगों के साथ काम किया। यहाँ भी सीखते हैं हर दिन, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी वहाँ मिली उसी वजह से यहाँ काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ यानी कच्छ में कितने पक्षियों की जातियाँ देखी जाती है या पाई जाती है? जी, कच्छ के अंदर में ना 350 जात की बर्ड स्पीशीज़ है। इसमें से माइग्रेटरी, पैसेज माइग्रेंट, रेजिडेंट, कभी रेयरिटीज़ एक आधी बार दिखे, ऐसे मिला के करीब करीब 350 जात की बर्ड्स तो लिस्टेड है कच्छ से।
हमारे जानकारी अनुसार पक्षियों के निरीक्षण के लिए एक स्पेसिफिक सीज़न होता है, तो यहाँ पर पक्षियों के निरीक्षण के लिए सबसे उचित या सबसे उम्दा सीज़न कौन-सा होता है? हाँ, बर्ड वॉचर्स मोस्टली विंटर में पसंद करते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, जब मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ रेजिडेंट बर्ड स्पेशलिटीज़ भी बहुत है। दूसरा सितंबर महीना अच्छा होता है, जब यूरोप से अफ्रीका जाने वाले पैसेज माइग्रेंट बर्ड्स दिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सर्दियों में दिसंबर से फरवरी आना पसंद करते हैं। और सीज़न के 3 महीने छोड़ यहाँ पर किस प्रकार का काम होता है? हाँ, हम लोग जैसे कि एक यहाँ मैं कंजर्वेशन ट्रस्ट भी चलाता हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वाइल्ड स्पीशीज़ के प्लांट जो हमने नेटिव प्लांट फ्लोरा नर्सरी बनाया है। 10,000 पौधे जैसे हमारे पास है नर्सरी में, तो उन पौधों के बीज कलेक्ट करते हैं, उनकी नर्सरी पौधे बनाते हैं, जिसको हम बरसात के बाद में लगाते हैं। तो ये एक्टिविटी है। प्रकृति शिक्षण शिविर करते हैं, कुछ ट्रस्ट के काम है, कुछ अपना पर्सनल ट्रैवल है, रिलेटिव से मिलना है, तो कुछ बिजी रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी और जिसे बोलते हैं वो बर्ड टूरिज्म सीजन में होता है हमारा काम। इस परिसर में अनेक विदेशियों का आना-जाना रहता है, तो इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है? यहाँ कच्छ वर्ल्ड मैप के ऊपर में दुनिया के नक्शे पे बहुत अ, यहाँ की बर्ड लाइफ और यहाँ के डाइवर्स इकोसिस्टम की वजह से चमक रहा है। मेरे यहाँ पे ही बात करूँ तो सन 2005 में चालू किया था, ये हमारा गुजरात टूरिज्म से रजिस्टर्ड है होम स्टे। मेरे यहाँ 48 देश के लोग आ चुके हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 बर्डर में से 6 आ चुके हैं, और भारत के भी हर प्रांत से लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि परदेश से बात करें तो ज़्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज से हैं, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन देशों से। और इंडिया में ज़्यादातर जो बर्ड वॉचर्स हैं महाराष्ट्र से हैं, साउथ से हैं, लेकिन भारत के हर कोने से बर्ड वॉचर आ चुके हैं। तो जुगल जी, जैसे हम सब देख सकते हैं, भारत हो या विदेश, अ, हम हमारे मेंटालिटी में, हमारे मानसिकता में हम एक चेंज देख रहे हैं, एक बदलाव नज़र आ रहा है। तो आपका इस चेंज पर या इस बदलाव पर क्या विचार है? हाँ, अब ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ने लगा है, क्योंकि तब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इतना प्रचलन भी नहीं था। पर मेरे यहाँ जो हार्डकोर बर्डर्स, पहले फॉरेनर्स ज़्यादा आते थे, फिर बीच के अंदर में ये महामारियों का और वो हुआ और कोई न कोई कारण बना। भारत देश से बर्ड वॉचर्स से ज़्यादा बर्ड फोटोग्राफर्स आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोई भी आए कम से कम अच्छा बाइनोकुलर तो रखे, सिर्फ कैमरे से ही नहीं देखे। और जो बाहर से आते हैं उनके तो अपने स्पॉटिंग स्कोप भी होते हैं और बर्ड बुक और अपने नोट्स लेते हैं। तो बर्ड्स को आप फोटो लो, बहुत अच्छा लगता है, पर उनको एक बार अच्छी नज़र से निहार तो लो कि कैसे सुंदर है, उनकी बिहेवियर की स्टडी भी करो, देखो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम कुछ छोटी या बड़ी चीज़ करने जाएँ, तो हमारे आजू-बाजू के लोगों का सपोर्ट हमें काफ़ी आवश्यक रहता है। तो आपके इस जर्नी में जुगल जी, आपको स्थानिक लोगों का सपोर्ट किस प्रकार से मिला? और आप उसके बारे में हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? पहले तो गांव वाले 1990 से भी पहचानते थे कि ये आदमी कुछ काम कर रहा है, पक्षियों में पाँव में कड़ी लगाते हैं बीएनएचएस वाले। वो हमेशा सोचते थे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये तो पागल है, सरकार इतना पैसा थोड़ी खर्च करेगी, ये तो कोई स्पाइंग काम होगा ये, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है और ऐसा कभी काम नहीं हुआ। लेकिन धीमे धीमे इन्होंने देखा कि ये दूरबीन लटकाए हुए देश विदेश से बहुत लोग आते हैं, तो वो समझने लगे। अब नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में भी बहुत कुछ बताते हैं, तो लगा कि हाँ भाई। और जब मैंने चालू किया तो पहले लोग डाउट कर रहे थे, हंसते थे कि ये इतना छोटे गांव में इतना बड़ा मकान बना रहा है, ये कौन आएगा क्या है। पर जब देख ओवर द इयर्स लोग आने लगे तो उनको बिलीफ हो गया, और भी प्रॉपर्टीज आने लगी आजू बाजू कि भाई यहाँ तो हमारे कच्छ के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसे दुनिया देखना चाहती है। और भी बहुत सारी विविधता है, यहाँ का रण है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ की जो है ना बहुत सारी संस्कृति, हड़प्पन कल्चर साइट्स, बहुत सारी विविधताएं हैं जिसे लोग देखने आते हैं। पर ये पक्षी वाला जो एस्पेक्ट है वो ओवर द इयर्स बहुत वेल नोन हो गया। अब सब जानते हैं, कच्छ मित्र के अखबार में खूब सारे आर्टिकल आते हैं, तो लोग समझने लगे कि भाई अपने इस ज़िले में बहुत विशेषता है, जिसमें पक्षियों की विशेषता है कुछ खास है।
इस विषय पर आप अखबारों में कई कॉलम्स लिखते आ रहे हैं, तो आपके इस अनोखे अनुभव के बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, मैंने 2 साल तक एक कॉलम लिखा था जिसमें मेरे को कच्छ मित्र के एडिटर श्री दीपक माकड़ का बहुत हेल्प रहा। वो परिशीलन कॉलम के नाम से, जिसमें कच्छ की फ्लोरा फौना बर्ड्स मैमल्स हर वो चीज़ जो कच्छ के पर्यावरण से ताल्लुक़ रखती है उसके बारे में मैंने जो मेरी समझ थी और जो पढ़ लिख करके और जो खुद जात अनुभव किया उस पर लिखा। और वो परिशीलन कॉलम के 150 आर्टिकल पब्लिश हुए, तो लोगों में बहुत पॉपुलर बना वो, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही थी। कोई जंगल में रह के क्वालिफाइड है, सीख रहा है, समझ रहा है और शेयर कर रहा है अपनी बात, तो वो बड़ा पॉपुलर बना वो मेरा कॉलम। तो जुगल जी, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने इन आर्टिकल्स का संकलन कहीं किया है या नहीं? और यदि हम भविष्य में इस संकलित रूप को कहीं पढ़ पाएँगे या नहीं? नहीं, बुक तो नहीं बनाई, लेकिन वो आर्टिकल का संकलन है मेरे पास में। उसके अलावा भी नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, और छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती है, या मान लो मैंने 9 एग्जीबिशंस भी किए हैं, नॉट एज ए फोटोग्राफर, मतलब बेस्ट फोटोग्राफर, बट एज ए समबडी जो बायोलॉजी और बर्ड्स और जानता है और अपनी नज़र से लोगों को बताना चाहता है, देखो अपना ज़िला कितना समृद्ध है, इतना सब कुछ यहाँ मिलता है, इसको देखो, समझो और इसको बचाने का प्रयास करो। लेखनी में बहुत ताकत होती है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इन आर्टिकल्स के कारण समाज में कोई बदलाव नज़र आता हो? देखिए, हमारा ये जो कंजर्वेशन ट्रस्ट बना है ना, सेंटर फॉर डेजर्ट एंड ओशन, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इसके मार्फत हमने लगभग 160 एक दिवसीय प्रकृति शिविर किए बच्चों के लिए। वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं, वो बच्चों उनको ये बताया कि देखो ये सब कुछ आपका है, शिक्षकों को और बालकों को, बेटे बेटियों को, जो 5वीं 6वीं क्लास से लेके 11वां और मतलब कुछ कॉलेज के भी, कि देखो ये जो चीज़ आप हम बता रहे हैं आपको प्रकृति शिविर में ले जाके, पौधे लगाओ, हंसते खेलते समझो, तितलियों के बारे में जानो, पक्षियों को देखो जो स्पॉटिंग स्कोप से हम देश विदेश के मेहमानों को बताते हैं, ये सब आपका है। रक्षण या विनाश आपको देखना है क्या करना है। और उनकी खुद की कला भी जानने की कोशिश करते हैं, वो प्रकृति के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं, गीत गाते हैं, बताते हैं, और हंसते खेलते अपने ही अलग अलग इकोसिस्टम में इन बच्चों को ले जाके, कि आप देखोगे, सीइंग इज बिलीविंग, आप देखोगे तो समझोगे, क्या रक्षण करना है आप समझो। ऐसे 160 दिन हमने स्कूली बच्चों को दिए और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है। बेटियां शादियों के बाद गई तो उनको यही कि आपको जहाँ भी जाना है प्रदूषण नहीं करना है, देसी झाड़ लगाने हैं और बड़ा करना है। तो ये एक विरासत के रूप में आप अपनी संतान को दो, इनकलकेट करो ये आइडिया। तो ये बहुत हमें ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रकृति का जो ऋण उतारना है, कुछ भी हम उतार ही नहीं सकते। अगर कुछ करना है तो हम जहाँ बसते हैं वहीं के स्थानिक झाड़ों को, वृक्षों को लगाना और उसे बड़े होते देखना। जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप वृक्ष देवताओं को बड़ा करो, जहाँ भी रहते हो स्थानिक वृक्ष लगाओ। और ये भावना के साथ हमारे स्कूल के बच्चे जिधर भी जाएंगे, बड़े होंगे तो वो औरों को सिखाएंगे। तो ये हमने कोशिश की और हमें अच्छा लगा। हमारे साथ काम करने वाले ड्राइवर्स भी आज फुल टाइम नेचुरलिस्ट बन के काम कर रहे हैं, ये भी हमें अच्छा लगा। कुछ जो छोड़ के गए तो, और कुछ और लोगों को भी तैयार किया जो आज अपना रिस्पॉन्सिबल बर्ड टूरिज्म का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं और अखबार के जरिए लिखते हैं तो लोगों में भी इंटरेस्ट जागता है। प्रकृति एग्जीबिशन करते हैं तो लोग आके देखते हैं, 3-4-5 हज़ार लोग, इनमें से किसी को इंस्पिरेशन मिलता है। तो दीज आर स्मॉल चेंजेस बट इट्स हैपनिंग, हो रहा है ऐसा। तो पौधों को लेकर भी आपने रिसेंट ईयर्स में एक नया प्रोजेक्ट किया है। उस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? स्थानिक पौधे लगाने चाहिए तो सब जानते हैं। जब हम यहाँ हैं तो हम थार डेजर्ट में हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट का सेलाइन पार्ट है, सेमी डेजर्ट कंट्री, जहाँ का बरसात का प्रमाण 340 मिलीमीटर है। यहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी है वृक्षों की जो बहुत दुर्लभ है या बहुत कम होती जा रही है। इसमें से हमने जो है रगत रोइडा या टेकोमेला अंडुलाटा, इस प्लांट को चुना क्योंकि IUCN रेड डाटा स्पीशीज है, और इसके हमने बीज से नर्सरी करके पिछले 8 सालों में 5,000 वृक्ष तो बड़े किए हैं। और ऐसी डिफ़िकल्ट सॉइल कंडीशन में 4,500 TDS
जो सेलाइन वाटर में भी किया है, बहुत अलग अलग सॉइल कंडीशन में, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसका मेडिसिनल ट्री है, एक विलुप्त प्राय है, तो इसको टू ब्रिंग इट बैक, इसका एक प्रयास है। जो 5,000 तक तो हम बड़े किए हैं, इसको बीज से बड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, और एक बार ज़मीन में लग गया, इसकी फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं फूल। इनकी दवाइयाँ ऑलरेडी बनती हैं, और ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, और ये महाराष्ट्र में भी होता है, और भारत के और भी जगहों पे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ऐसे ड्राई डेजर्ट लो रेनफॉल एरिया में, और कच्छ में भी जो है, जैसे एक सांगनारा पहाड़ है उसके अंदर में है ये, और नेचुरल कंडीशन में इक्का दुक्का छुट्टा छवाया कहीं 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 पे हो रहा है। तो इस वृक्ष को हम टू ब्रिंग इट बैक एक छोटा सा प्रयास किया, और 8 साल में करीब 5,000 बड़े किए, लोगों ने बड़े किए, हमने सैपलिंग्स प्रोवाइड किए, और हमने भी लगाए लोगों के प्रॉपर्टीज में। और पौधों की ही बात चल रही है तो अन्य किस प्रकार के औषधि प्रजातियां आप उगा रहे हैं? गूगल है, जैसे कि खेजड़ी है, साल्वेडोरा है जिससे टूथपेस्ट बनता है, मिसवाक, मिसवाक हमारे हमारे एक रजिस्टर्ड कंपनी है, साल्वेडोरा ग्रीन्स इको कंसल्टेंसी। साल्वेडोरा एक जीवन देने वाला पेड़ है, और इसके हमारे पास में आज भी 4,000 पौधे हैं। ये एवरग्रीन ट्री है, जब टेम्परेचर 48 डिग्री होता है तब ये पौधे में फ्रूटिंग आता है, और इससे मिसवाक टूथपेस्ट बनता है, इसकी जड़ों में से 1-2 केमिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट निकाल के। तो ये पेड़ डेजर्ट के लिए बहुत अच्छा है, और सैकड़ों वर्ष तक जीता है ये, और इससे माइक्रो मैक्रो दोनों हैबिटेट बनते हैं, और पक्षियों के लिए खुराक के लिए बहुत प्यारा झाड़ है ये। तो इसे ज़्यादा लगाना चाहिए साल्वेडोरा को, या पिलूड़ी या खारी जाल बोलते हैं। इसकी दूसरी वेराइटी है साल्वेडोरा ओलियोडिस, मीठी जाल। तो हम सब जैसे जानते हैं धौलपुर ये प्राचीन नगर हड़प्पा के अवशेषों के लिए यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन ये जगह कोरल्स के लिए भी फेमस है। तो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए कच्छ एक पहला करोड़ों साल पहले ये भूभाग जो है समुद्र के नीचे था, और ये यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड जो बना, ये कोलाइड हुई तो समुद्र पीछे खिंच गया। समुद्र खिंच जाने से ये जो समुद्री जीव उनके अवशेष मिलते हैं, वहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जब बरसाती पानी का भरा हुआ मिट्टी में वो जो दबे, तो ऐसी असमी या फॉसिल्स जो है हमारे यहाँ पे 6 करोड़ से लेकर 18 करोड़ साल पुराने तक, ओलिगोसिनेरा से मिडिल जुरासिक टाइम तक के पेट्रीफाइड वुड, और फर्न की लीव्स हैं, डायनासोर के फॉसिल्स हैं, अमोनाइट्स, बेलेमनाइट्स, सी अर्चिन्स, स्टार फिशेज, बहुत तरह के फॉसिल हैं। वर्टिब्रेट जो कॉर्डेट के फॉसिल्स थोड़े कम हैं, लेकिन यहाँ फॉसिल्स के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी है। कच्छ के अंदर में 4 फॉसिल रेंजेज है, छारी, उमिया, पच्छम एंड खातरोड़। ये 4 रेंजेस बहुत काम हुआ है फॉसिल्स पे, बहुत पब्लिश लिटरेचर है इस पे। तो हमारे पास भी एक छोटा सा फॉसिल का कलेक्शन है, जो करीब करीब 30 सालों का कलेक्शन है। मुझे 33 साल हो गए यहाँ पे, और ये हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमारा छोटा सा कलेक्शन है, डिस्प्ले पे है। जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको सहर्ष खुशी खुशी बताते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसको बताने का, और जो कुछ भी हमें मालूम है हम शेयर करते हैं। रिसर्चर्स के साथ में स्पेसिमेन शेयर किए हैं, आर्टिकल लिखे हैं, जापान में एक पेपर भी पब्लिश हुआ है फॉसिल क्रैब के ऊपर में, जो 6 करोड़ साल पुराना है। तो कच्छ फॉसिल्स के लिए बहुत प्रख्यात है। यहाँ पर एक महानुभाव है जिनका नाम है मोहन सिंह जी सोडा, उनका सबसे अच्छा बड़ा प्राइवेट फॉसिल म्यूजियम है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली। डिस्कवरी ने भी कवरेज किया हमारे जो काम का, मोहन सिंह जी का फॉसिल कलेक्शन का बहुत अच्छा उल्लेख है उसमें। तो कच्छ में बहुत विविधताएं हैं, और फॉसिल्स एक उनमें से खास है। तो जुगल जी, आपके इस महान और बड़े कार्य में सरकार की आपको कैसे मदद होती है? नहीं, हमने कोशिश नहीं की जानने की भी कि सरकार में कुछ ऐसा है क्या, लेकिन हमें, हाँ, सरकार ने ये ज़रूर नोट ली है या नोट किया है कि भाई यहाँ पे कोई कुछ काम करता है, और जब बड़ी अथॉरिटीज़ आती हैं तो कभी मुलाकात भी लेते हैं, या बर्ड्स देखने आते, तो जैसे गवर्नर साहब आए तो अब हमें बुलाया गया, तो मैं अपने स्पॉटिंग स्कोप के साथ वहाँ छारीडन पे बर्ड्स बताने गया। कई डिग्निटरीज आती हैं,
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्ट्रेट है, दे ऑल नो, क्योंकि हमारा गुजरात टूरिज्म से रजिस्टर्ड है और लोग जानते हैं कि एक रिसर्चर है जो कच्छ के प्रेम में रह के स्कॉलर है, कुछ काम करता है, पब्लिश करता है, तो लोग हमारी नोंद लेते हैं। पर हमने खुद ने कभी फंडिंग की ट्राई नहीं की, और हमारा अपना सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट जो इको टूरिज्म से हम 4 पैसे कमाते हैं उसी से हमारा गुजरात चलता है। और जो हमारा ट्रस्ट है उसमें हमारे यहाँ आके रुकने वाले मेहमान, उनमें से कई तो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वो काम समझते हैं कि ये कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो वो आगे से हमको कहते हैं कुछ करा जा सकता है। इस तरह से हमारा जो वेलफेयर का वर्क है, जैसे प्रकृति शिविर, वृक्षारोपण, ऐसे कुछ काम जो फिलेंथ्रोपिक अप्रोच रखने वाले लोगों के सपोर्ट से होता है। हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पहले ATG बोलते थे, ट्रस्ट का, वो है, पूरा लीगल है जो भी, और बहुत छोटे पैमाने पे काम है, लेकिन लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने जैसे अभी कहा कि आपके इस महान और इतने बड़े कार्य के लिए आपको कई अवार्ड्स और कई रिकग्निशंस मिले होंगे। आप इन उपलब्धियों के बारे में हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? सवाया कच्ची पुरस्कार मिला है। यहाँ के गोकुला ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट, वो लोगों को, अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करते हैं, तो उसके अंदर में भी मुझे मिला है। जामनगर से एक बार पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ, उसका अवार्ड मिला है। भुज से मिला है। लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपके काम को। तो जुगल जी, आपको क्या लगता है कि आपकी जो अगली पीढ़ी है या जो हमारी जनरेशन है अभी की, क्या वो इस कार्य में आपको मदद कर रही है? और अगर हाँ, तो कितनी मदद आपको हमारे जनरेशन से मिलती है? हाँ, मेरा बेटा शिवम तिवारी ने अभी उसने मास्टर्स किया है इन्वायरमेंट साइंस में, इकोलॉजी स्पेशलाइजेशन, और ग्रेजुएशन मैरीन बायोलॉजी में। और एक ही बेटा है मेरा, इज़ नाउ मैरिड, तो उसका भी एक बेटा है, उसने मास्टर्स किया इसी सब्जेक्ट में, और फुल टाइम जो भी काम पेड़ पौधों के काम में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी बनाता है, उसकी डिस्कवरी में भी यूज़ हुए हैं उसके वीडियोस 2 बार, और एक्नॉलेज किया है। और वो पेड़ पौधों में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करता है, और आइडेंटिफिकेशन एज एन एक्सपर्ट भी साथ जाता है। वो फुल टाइम इसके अंदर में इन्वॉल्व है। कोई जॉब के लिए उसने भी मेरी तरह उसको फुल टाइम अपने करियर की तरह से लिया है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर कंडीशंस काफ़ी बिकट या काफ़ी कठिन होते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि पर्यावरण के बारे में आप कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है कुदरत, तो इसके बारे में आजकल बहुत चैनल्स में बहुत डिटेल आती है। मेरे ख्याल से जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में आपके फोटोग्राफ्स का एग्जीबिशन करिए, स्कूल के बच्चों के लिए टॉक्स अरेंज करिए, ऑडियो विजुअल अरेंज करिए, या उनको कभी एक बर्ड वॉक पे लेके जाओ और एक्सपोजर दो। बरसात के बाद में बटरफ्लाइज के लिए उनको ले जाओ, बर्ड्स बताओ, तो इससे लोगों को देखेंगे तो सीइंग इज बिलीविंग, उनमें इंटरेस्ट जाएगा। बेस्ट ये है कि हमारे यहाँ बहुत फोटोग्राफर हैं, जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, जो बहुत घूमते हैं, उनको ना स्कूलों में जाके टॉक देने चाहिए। और कभी कभार भले एक छोटा सा गांव हो, उसमें आपके 50-100 फोटोग्राफ बड़े करवा के और लगाओ नाम के साथ में, और एक दिन का सुबह शाम का एग्जीबिशन जैसे रखा, लोगों को बोलो देखो तुम इस जगह के हो, अपने चारों तरफ ये रंगीले पक्षी हैं, ऐसे ऐसे पक्षी दिखते हैं, तो क्या पता इनमें से कोई एक इस सब्जेक्ट को अपना करियर बनाए, या बहुत लोगों के अंदर में जागृति फैलेगी। तो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। आप पॉपुलर आर्टिकल लिखिए, और आपका कोई चैनल में दो वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो। बहुत तरीके हैं आजकल, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ऑडियो विजुअल्स बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। जुगल जी, आप हमारे दर्शकों के लिए इस वीडियो द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कि आप जहाँ भी बसे हो, प्रकृति है तो मनुष्य है। आप अपने जीवन के अंदर में कुछ पेड़ जरूर लगाओ और उनको बड़ा करो। अपने बच्चों को बड़ा होते देखते हो, ऐसा बड़ा होते देखो, उनको लगाओ। और प्रकृति रक्षण के लिए थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। बातें सब करते हैं, लोग कहते हैं गंगा मैली है, गंगा मैली है।
हाँ, आपने उसको मेले को कम किया या उसको बढ़ाया, हम भी जान रहे हैं, सब दुनिया जान रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। उस नष्ट होने में आपने योगदान दिया या आपने आपका एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ योगदान किया। और बेस्ट से बेस्ट योगदान यही है कि आप स्थानिक वृक्ष लगाइए और उनको बड़ा करिए। ये सबसे बड़ा संदेश है। कच्छ के बढ़ते हुए विंडमिल्स के कारण क्या पर्यावरण को कोई धोखा है और आपके क्या विचार है इस पर? पहले तो ये समझना होगा कि ये एरिया कौन सा है। देखिए, बिजली भी जरूरी है, सीमेंट भी जरूरी है। ये जिला जितना कच्छ जिला प्रख्यात है अपनी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए, उतना ही विंड वेलोसिटी, मिनरल वेल्थ उसके लिए भी है। एक बैलेंस तो जरूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स का ग्रीन एनर्जी, फोटोसिंथेसिस इंडस्ट्री, ट्रीज, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसका विनाश करके हजारों की संख्या में मतलब पेड़ कट रहे हैं और पहाड़ को भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। पवन चक्की तो कितनी पवन चक्की, एक ही क्षेत्र में क्या हजारों, इस पे थोड़ा जरूरी है। क्या उस क्षेत्र के अंदर में कुछ विलुप्त प्राय पक्षी पशु हैं क्या, तो उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि पवन चक्की तो 100 और बना लोगे, लेकिन उन पशु पक्षी विलुप्त हो जाने पे उनको पैदा नहीं कर सकोगे। ये भी हमारी विरासत है और हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने उसका रक्षण किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। बिजली भी चाहिए और हमारा वन्य जीवन जो लाखों सालों से जीवित है, उसका रक्षण भी जरूरी है। एक बैलेंस तो जरूरी है। एक मैडनेस नहीं होनी चाहिए। पवन चक्की तो मतलब 10,000 पवन चक्कियां खरीदो, आप जहाँ देखो पूरा स्पेस स्पाइडर वेब की तरह उनके हाई इलेक्ट्रिसिटी अनइंसुलेटेड पावर लाइन हो, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल विंड मिल भी तो एनर्जी के साथ इनकम भी जनरेट कर रही है। देश का विकास जरूरी है, पर हमारी प्रकृति के विनाश के आधार पे नहीं, उसका रक्षण बहुत जरूरी है। ये बैलेंस तो अभी कोई सोचेंगे बैलेंस कहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स है। मतलब आदमी को वन सिंगल ट्रैक माइंड नहीं होना चाहिए। विकास 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 तो मतलब आपने खत्म कर दी बायोडाइवर्सिटी को, दैट इज नॉट विकास। ये थोड़ा सेंसिटिव प्रश्न है, पर अगर हमें हमारे देश के बारे में सोचना है, हमारी वन्य जीव संपदा के बारे में जो लाखों सालों से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखी, और हमारा फर्ज है हमारी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए हम बचाएं, तो फिर हमें वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। धन्यवाद जुगल जी। आज इस एपिसोड द्वारा हमें आपसे बात करने का एक मौका मिला, नई जानकारी प्राप्त करने का एक मौका मिला, और हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।